दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जहां एक तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मोदी के सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और इन सब के बीच जहां मोदी का सिस्टम राहुल गांधी को देखकर भागा भागा फिर रहा है, वहीं उसी दरमियान गोवा वाले लूथरा बंधु को इंडिगो क्राइसिस के दौर में इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली पहुंचाती है और फिर वो देश से बाहर गायब हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार के गायब होने की प्रक्रिया अब तेज हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार मिशन 100 में लग गए हैं। मिशन 100 में क्यों लगे हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। और आज की परिस्थितियों में जहां नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर टिकी है, उस परिस्थिति में बिना नीतीश कुमार के गठबंधन छोड़े चंद्रबाबू नायडू कोई बड़ा फैसला ले, इसकी गुंजाइश दूर दूर तक नहीं दिखती। लेकिन नीतीश कुमार को बड़ा फैसला लेने के लिए जो पूर्व शर्त है, प्री कंडीशन है, वो शर्त क्या है? वो शर्त दरअसल ये है कि 100 विधायकों पर जनता दल यूनाइटेड कैसे पहुंचे, मिशन 100 जेडीयू का कैसे पूरा हो, और मिशन 100 में जनादेश के मुताबिक 15 की कमी है। और बिहार विधानसभा का अंक गणित ऐसा है जिसमें विधानसभा की यानी 243 सदस्यों की विधानसभा की कुल सीटों की संख्या का 10% या 10% से ज्यादा सीटें सिर्फ 3 पार्टियों के पास है। भारतीय जनता पार्टी को 89 सीटें, जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटें और राष्ट्रीय जनता दल को 25 सीटें। इसके बाद तमाम पार्टियां 20 के नीचे है, और जो पार्टी 20 के नीचे है उन सब के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी की नजर लगी हुई है। पार्टियों की नजर लगने के दौर में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि कौन किसे तोड़ पाने की स्थिति में खुद को पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान के 5 सांसदों का समर्थन दिल्ली में चाहिए, लिहाजा चिराग पासवान के विधायकों को तोड़ने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। लेकिन चिराग मॉडल से 5 साल पहले बुरी तरह से अपनी पार्टी को तीसरे नंबर पर जाता देख पूरे 5 सालों तक किसी प्रकार अपनी सरकार को घिसटने वाले नीतीश कुमार चिराग पासवान की पार्टी को बख्श देंगे, इसकी गुंजाइश दूर दूर तक नहीं दिखती। लेकिन शुरुआत चिराग पासवान की पार्टी से नहीं हो रही है। चिराग पासवान की पार्टी में वैधानिक टूट के लिए उनके 19 विधायकों में 2/3 यानी कम से कम 13 की आवश्यकता है। उस 13 में हो सकता है थोड़ा वक्त लगे उस आंकड़े तक पहुंचने में, लेकिन जहां वक्त नहीं लगना है वहां का ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एमआईएम के विधायक खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम के नेतृत्व में नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, बाहर बयान भी दे रहे हैं। एमआईएम के विधायक साफ साफ कह रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए नीतीश कुमार को उनका समर्थन रहेगा, और सांप्रदायिक ताकतों से जब लड़ने की बात एमआईएम से आने वाले उनके 5 विधायक करते हुए नजर आए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांप्रदायिक ताकत का मतलब इस देश में फिरका परस्ती और सांप्रदायिक ताकत को किस तरह की परिस्थिति में किस राजनीतिक दल से जोड़कर देखा जाता है, और एमआईएम से आने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से आने वाले अल्पसंख्यक विधायक, सभी अल्पसंख्यक विधायक आखिर इशारा किस तरफ कर रहे हैं। जो भाषा राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की होती है, जो भाषा लेफ्ट पार्टियों की होती है, जो भाषा इंडिया गठबंधन के दलों की होती है, चाहे वो अखिलेश यादव हो उत्तर प्रदेश में, चाहे ममता बनर्जी हो बंगाल में, चाहे बिहार में लालू यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो राहुल गांधी हो, उसी भाषा का प्रयोग बिल्कुल उसी अंदाज में एमआईएम के विधायक कर रहे हैं। तो वो किन शर्तों पर नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, इसमें कहने के लिए कुछ बच नहीं जाता है। और नीतीश कुमार के राजनीतिक इरादों को सभी जानते हैं कि 89 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ रखकर चलने की परिस्थितियों में वो खुद को नहीं पा रहे। हर राजनीतिक दल एक सेफ रास्ता ढूंढता है, और खासकर उस परिस्थिति में जब इंडियन एक्सप्रेस की हफ्ते भर पहले आई खबर का जिक्र करें, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस की वरिष्ठ पत्रकार कौमी कपूर लिखती है कि अमित शाह 2 जदयू नेताओं और एक ब्यूरोक्रेट के साथ मिलकर नीतीश कुमार का सक्सेशन प्लान और एग्जिट प्लान पर चर्चा कर रहे हैं। तो एग्जिट प्लान के पहले भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सत्ता पक्ष से एग्जिट करा देने की रणनीति नीतीश कुमार की तो नहीं है। कम से कम बिहार में ऑपरेशन तीर का पहला प्रयोग यदि एमआईएम की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ध्यान रखना यह भी जरूरी है कि दूसरा प्रयोग किधर है। और फिर अंततः
मिशन 100 यानी 100 प्लस जाने की जनता दल यूनाइटेड की जो मंशा है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट विधायकों के साथ बड़े आराम से 122 के बहुमत के आंकड़े को छुआ जा सके, तो उस पूरे खेल में एमआईएम के 5 विधायक यदि टूटकर जनता दल यूनाइटेड की तरफ आते हैं, तो उसके बाद अगला मिशन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में मर्जर है। क्या उनकी पार्टी मर्ज करेगी या उनके 4 में से 3 विधायक जनता दल यूनाइटेड के साथ जाएंगे? क्या बसपा के इकलौते विधायक जिन्हें महज 30 वोटों से विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सर्टिफिकेट जो उन्हें मिला, उस सर्टिफिकेट के मुताबिक वे महज 30 वोटों से जीते हुए विधायक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका रुख क्या होगा। वहीं एक पार्टी वाले एक और विधायक है, आईपी गुप्ता, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, वो भी आजकल नीतीश कुमार के प्रशस्ति गान में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच यदि चर्चा एमआईएम की हो रही है, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 4 साल पहले तकरीबन, जब वो पार्टी जनता दल यूनाइटेड में उसके ज्यादातर विधायक आना चाहते थे, तो यही नीतीश कुमार उनके विधायकों को राष्ट्रीय जनता दल में भेजने का काम किए थे। तब मिशन दूसरा था, आज मिशन दूसरा है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। लेकिन बदले हुए साल और बदली हुई परिस्थितियों के बीच दिल्ली की हवा में चाहे जितना प्रदूषण हो, दिल्ली की हवा में और पटना की हवा में चाहे जितना पीएम 2.5 हो, नीतीश कुमार के लिए पीएम 10 या पीएम 2.5 का हवा में होना बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता, बल्कि नीतीश कुमार के सियासी एक्यूआई पर यदि नजर डालें, तो उनके लिए पीएम के साथ 10 या 2.5 मायने नहीं रखता, पीएम के साथ सिर्फ पीएम मायने रखता है। लेकिन क्या ये पीएम बिना चंद्रबाबू नायडू के पूरा होता है? आज चर्चा चंद्रबाबू नायडू की दरअसल हम कर नहीं रहे, बल्कि उन परिस्थितियों की कर रहे हैं जहां बिहार के अंदर सियासी खेल होने की संभावना प्रबल होती जा रही है। एमआईएम के बाद बसपा और आईपी गुप्ता की पार्टी के बाद, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बाद भी 95 से 100 के बीच के आंकड़े पर तो जनता दल यूनाइटेड पहुंच रही है, 95 से 97 के बीच के आंकड़े पर। लेकिन 100 का आंकड़ा कहां पूरा होता है? क्या कांग्रेस के विधायक टूटेंगे? कांग्रेस के विधायकों को पक्के तौर पर हम नहीं कह सकते कि वो टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, लेकिन याद रखिए, अगर कांग्रेस के विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तब उस परिस्थिति में नीतीश कुमार कांग्रेस के विधायकों को अपने साथ लेकर जरूर आएंगे। याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की कैबिनेट में अपना कोटा करीब करीब पूरा कर लिया है। 14 मंत्रियों को शपथ दिलाई, लेकिन लगभग उतने ही विधायक वाली केवल 4 विधायक कम है, 85 और 89 का आंकड़ा है। उस आंकड़े पर होने के बावजूद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से केवल 8 मंत्रियों को जब शपथ दिलाई, उस वक्त ही लोगों को अंदाजा हो चला था कि बिहार में नीतीश कुमार किसी दूसरे मिशन पर काम कर रहे हैं। यानी 6-7 मंत्रियों का पद यदि जेडीयू कोटे में खाली है, तो विधायक उधर ही स्विच करेंगे जिधर से मंत्री बनने की संभावना ज्यादा होगी। भारतीय जनता पार्टी का कोटा फुल है, उनके अपने कई विधायक मंत्री नहीं बन पा रहे, ऐसे में उनके साथ कोई जाएगा, गुंजाइश ना के बराबर दिखती है। और बीजेपी के साथ जाने पर उन सारे विधायकों को जो इस प्रचंड नीतीश लहर में भी जीत कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें अल्पसंख्यक वोटरों का एक बहुत बड़ा सपोर्ट अपनी सीटों पर मिला है, लिहाजा वो बीजेपी का रुख करेंगे, इस बात की संभावना तो कम से कम हम नहीं देख सकते। हमें दिखाई नहीं दे रही कि वो बीजेपी का रुख करेंगे। लेकिन अगला मिशन जो नीतीश कुमार की पार्टी को 110 के आसपास पहुंचाता हुआ दिखता है, वो मिशन लोक जनशक्ति पार्टी का है। 2 मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी से बनाए गए, उनके अलावा भी लोक जनशक्ति पार्टी के पास 17 विधायक हैं। और जो 2 मंत्री बने हैं, कौन गारंटी लेगा कि वो चिराग पासवान के साथ बने रहेंगे? चिराग पासवान की पार्टी का पूर्व में क्या हश्र हुआ है? यदि 2010 के नतीजों की बात करें, तो उनके लगभग सारे विधायक जनता दल यूनाइटेड में चले गए थे। 2020 के नतीजों की बात करें, तब भी उनके जीते हुए विधायक जनता दल यूनाइटेड में चले गए थे। यानी नीतीश कुमार की पार्टी चिराग पासवान की पार्टी के विधायकों को अपने पाले में लेने, 2015 की बात यदि याद दिलाएं, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायकों को अपने पाले में लेने में एक्सपर्ट रही है। और उस एक्सपर्ट खेल का आज पहला ट्रेलर पिछले 2 दिनों से जो दिख रहा है, वो एमआईएम के सहारे दिख रहा है। यानी जो सबसे टफ टास्क है, उधर से सांप्रदायिकता से लड़ने की पहल करा दी जाए। सांप्रदायिकता से लड़ने की पहल एमआईएम करे और भाजपा के साथ रहने वाली पार्टी के नेता
नीतीश कुमार की प्रशंसा करे तो उस पूरे खेल के, उस पूरे ट्रेलर की जो आप देख रहे हैं, अगली फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट आपके सामने स्वतः ही आ जाती है कि नीतीश कुमार रुख किधर कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार उधर रुख क्यों कर रहे हैं। ये बात सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में बने रहे तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में देर सवेर अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिशों से बाज नहीं आएगी। लेकिन एक बार यदि नीतीश कुमार ने बिना सत्ता परिवर्तन कराए बिहार में विपक्ष परिवर्तन करा दिया, जैसा पिछले 10 सालों में वो कई बार करा चुके हैं, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष की बेंचों पर बैठने और जनादेश के साथ धोखा देने का आरोप लगाने के सिवा और कोई विकल्प नीतीश कुमार के सामने रखने के लिए नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे नीतीश कुमार को साथ लाकर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो खेल किया, उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल जनादेश के साथ धोखा देने का आरोप जो लगा रही थी, वो आरोप क्या भारतीय जनता पार्टी अब लगाएगी? कई सारे सवाल एक साथ उठ खड़े हुए हैं और इन सारे सवालों के बीच में तेजस्वी यादव का अचानक बिहार की सियासत से थोड़े दिनों के लिए निजी यात्रा पर भारत की बजाय विदेश का रुख कर लेना, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर एक ऐसी शांति जो तूफान के पहले की शांति की आहट को साफ साफ दिखाती हुई नजर आती है, उस शांति की दिशा में जब आरजेडी की तरफ से पहल की जा रही है तो दीपांकर भट्टाचार्य और सीपीएम के जो 3 विधायक हैं, उनका रुख तो पहले से साफ है। जो बात एमआईएम के विधायक कह रहे हैं, वो बात लेफ्ट के विधायकों को और राजद के यानी कुल 28 विधायकों को कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्हें कहने की जरूरत है, वो आमतौर पर कहते नहीं है। वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अक्सर एक्शन के माध्यम से पूरे बिहार में खेल करते हैं। 2017 में जब बिहार के अंदर सियासी खेल हो रहा था, महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ नीतीश कुमार जा रहे थे, उस वक्त भी नीतीश कुमार कुछ नहीं कह रहे थे। 2022 में जब एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जा रहे थे, उस वक्त भी नीतीश कुमार कुछ नहीं कह रहे थे। लेकिन 2024 की बात करें, जब इंडिया गठबंधन में तब्दील हो चुका था, उस वक्त नीतीश कुमार जब उसे छोड़कर एनडीए की तरफ जा रहे थे, तो गठबंधन छोड़ने के चंद दिनों पहले ये कह रहे थे इस सवाल पर कि क्या वो महागठबंधन छोड़ रहे हैं, तब वो कह रहे थे कि ये सब फालतू बातें हैं। लेकिन आजकल ठीक है, रवीश कुमार जैसे वरिष्ठ पत्रकार फालतू बात के नाम से एक सीरीज करते हैं, मुझे भी काफी अच्छी लगती है वो सीरीज। लेकिन सियासत में फालतू बातों के लिए जितना स्पेस है, उतना ही स्पेस, उससे कहीं बड़ा स्पेस बिहार की सियासत में उन सारे तथ्यों के लिए है जब नीतीश कुमार ये कहते हैं कि मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा के साथ जाना कबूल नहीं है, और वो भाजपा के साथ हो लेते हैं। और जब वो ये कहते हैं भाजपा के साथ जाने की बात पर ये सब फालतू बातें हैं, उस वक्त भी वो भाजपा के साथ हो लेते हैं। और जब वो कहते हैं कि एनडीए गठबंधन में टिके रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, और फिर उसके बाद 9 अगस्त 2022 का खेल सबके सामने होता है, जब एक झटके में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष की स्टेपनी की जगह विपक्ष की बेंचों पर विराजमान हो जाती है। लेकिन वो दौर नरेंद्र मोदी के लिए 272 प्लस का था, अर्थात दिल्ली की सत्ता चलाने के लिए नरेंद्र मोदी को किसी की आवश्यकता नहीं थी। आज का दौर दिल्ली के अंदर और पटना के अंदर गिव एंड टेक की सियासत का है, एक हाथ से समर्थन देना, दूसरे हाथ से समर्थन लेना। दिल्ली में नरेंद्र मोदी के पास नीतीश कुमार के 12 सांसदों का विकल्प नहीं है। पटना में नीतीश कुमार के पास नरेंद्र मोदी के 89 विधायकों की जगह बेहद आसान विकल्प उपलब्ध है। तो विकल्प की उपलब्धता अल्पसंख्यक वोटर्स के बीच में हीरो बनने की एक कवायद, और एक ऐसी कवायद जिसमें इस देश का इतिहास, अगर इस देश के अंदर मोदी सत्ता हिलती है, मोदी सत्ता लोकसभा में सीधे विपक्षी बेंचों पर जाने की स्थिति में होती है और उसकी शुरुआत नीतीश कुमार से होती है, तो भला इतिहास पुरुष बनने की 75 पार की उम्र में एक ताकतवर सत्ता को हिला देने का क्रेडिट लेने से भला नीतीश कुमार खुद को रोक पाएंगे, इसकी गुंजाइश बेहद कम दिखाई देती है। यह बात जरूर है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे तो आने वाले वक्त में ज्यादा देरी एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू नहीं करेंगे। दोनों महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों से भली भांति वाकिफ है। एकनाथ शिंदे के हाथ जल चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू को अभी हाथ जलाना बाकी है। लेकिन क्या हाथ जलाने तक, तवे पर रोटी सेकने के दरमियान हाथ जलाने तक चंद्रबाबू नायडू रुकने के लिए तैयार है? स्वाभाविक है कि वो तैयार नहीं है। पवन कल्याण को जिस दिन नरेंद्र मोदी ने यह कहा
कि पवन कल्याण नहीं ये आंधी है, उसी वक्त ये समझ में आ गया कि उस आंधी को तूफान बनाने की जो कोशिशें चल रही है वो किसको धूल की तरह उड़ा देने की कोशिशें है। वो कोशिशें दरअसल टीडीपी को उड़ा देने की कोशिशें हैं। टीडीपी को धूल की तरह हवा में उड़ा देने की कोशिशें हैं। और उन कोशिशों पर जब एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, जहां उन्हें अपनी पार्टी के अंदर जनरेशनल शिफ्ट, पीढ़ीगत बदलाव करते हुए इसी विधानसभा के अंदर अपने बेटे नारा लोकेश को सत्ता सौंपनी हो, उन नारा लोकेश का चुनाव के दरमियान पटना पहुंचना और सीक्रेट मीटिंग्स करना, ये साफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार के जो स्क्रिप्ट पर अभी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस स्क्रिप्ट की पटकथा तो बहुत पहले लिखी जा चुकी है। लेकिन क्या दिल्ली इन सब खेल से अनभिज्ञ है? दिक्कत यही है कि दिल्ली में ईडी को नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ मिलता नहीं है, सीबीआई को नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ मिलता नहीं है। और जब ईडी सीबीआई को नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ मिलता नहीं है तो सियासत के अंदर नीतीश कुमार को एनडीए के खेमे में बांध कर रखने की परिस्थितियां अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन उन परिस्थितियों का पहला इशारा कौन देगा? अमित शाह की तरफ से जो कोशिशें हैं वो तो इंडियन एक्सप्रेस छाप चुका है। अब तक कोई खंडन भारतीय जनता पार्टी ने उस खबर का नहीं किया है कि वो खबर गलत है। स्वाभाविक सी बात है कि जब इंडियन एक्सप्रेस जैसा प्रतिष्ठित अखबार कोई खबर करता है तो उस खबर के बाद सियासत में जो हलचल होनी है उसमें भी नीतीश कुमार जैसे खिलाड़ी, जिन्हें बखूबी पता है कि कब भारतीय जनता पार्टी को साथ लेना है और कब हाथ झटक देना है, तो हाथ झटकने के पहले जो ट्रेलर आज दिल्ली में राहुल गांधी ने दिखाया, सीधे सीधे संसद के अंदर एक ऐसे सिस्टम के ऊपर सत्ता को घेरते हुए नजर आए जहां सत्ता के शीर्ष पर विराजमान व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की स्पीच के दरमियान सदन में नदारद दिख रहे थे। कौन सी परिस्थितियां थी कि राहुल गांधी द्वारा कहा जाने वाला सच वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। दरअसल सच राहुल गांधी बोल रहे हैं, पटकथा पटना में नीतीश कुमार लिख रहे हैं और इस पूरे खेल की स्क्रिप्ट का अगला आधार तैयार करने का काम चंद्रबाबू नायडू गुपचुप तरीके से कर रहे हैं। यही आज की सियासत में दिल्ली, पटना और आंध्र प्रदेश के त्रिकोण पर जब पूरा सत्ता का समीकरण टिका हुआ है तो इस सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता कि आज के दौर में वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए जो हिचक कांग्रेस पार्टी की थी कि बनाए या बनवाए, अब बनाए या बनवाए दोनों ही परिस्थितियों के लिए इंडिया गठबंधन के लीड पार्टनर की तरफ से अब ग्रीन सिग्नल जैसी परिस्थितियां अंदरूनी तौर पर क्या दे दी गई है। थोड़ा इंतजार कीजिए, इस रहस्य से भी जल्दी पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के अगले राजनीतिक कदम का इंतजार करें और देखते हैं कि एमआईएम के साथ और सांप्रदायिक तत्वों को सत्ता से दूर रखने की बात करने के साथ पटना की राजनीतिक फिजा में जिस प्रकार की कोशिशें दिखाई दे रही है, उन कोशिशों का अंतिम परिणाम दिल्ली पहुंचते पहुंचते किस रूप में सामने आता है। थोड़ा इंतजार कीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।